नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश, एक राष्ट्र असल में बनता कैसे है? ये सिर्फ जमीन पर कुछ लकीरें खींच देना या एक झंडा लहरा देना नहीं होता। ये एक विचार से बनता है, एक सपने से, जिसे शब्दों में ढाला जाता है। आज हम भारतीय संविधान की उसी कमाल की कहानी में उतर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कैसे इतिहास, क्रांति और दुनिया भर के अलग अलग विचारों ने मिलकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। मतलब एक दस्तावेज, कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द सच में एक पूरे देश की पहचान कैसे बन सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर देखिए, भारतीय संविधान के मामले में ये एकदम सच है। ये सिर्फ कोई नियमों की किताब नहीं है। ये एक वादा है, एक उम्मीद है और आने वाले कल का एक रोड मैप है। और देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने से पहले हम उसका पहला पन्ना तो पढ़ते ही हैं। सही कहा ना? हमारे संविधान के लिए वो पहला पन्ना है उसकी प्रस्तावना। इसको एक मिशन स्टेटमेंट जैसा समझिए। ये वो हिस्सा है जो साफ साफ कहता है, देखो हम ये हैं और हम ये बनना चाहते हैं। इसे सच में हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अब जरा समय में पीछे चलते हैं। ये समझने के लिए कि भारत ने अपना संविधान बनाया कैसे, पहले ये देखना होगा कि हम आजाद किससे हो रहे थे। जवाब है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से। लगभग 200 साल के राज ने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, जिसे नया देश नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। और ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दशकों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए एक के बाद एक कई कानून बनाए। 1858 से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने अनजाने में ही एक मॉडर्न सरकार की नींव डाल दी। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, एक फेडरल सिस्टम का आइडिया पेश किया, जिसे भारत ने बाद में अपनाया और हाँ, अपने हिसाब से बदला भी। और इन सभी कानूनों में से एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसको आप भारतीय संविधान का एक तरह से कच्चा नक्शा या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एक फेडरल सरकार का ढांचा, राज्यों को थोड़ी बहुत आजादी देना, ये सब बड़े बड़े आइडिया सीधे इसी दस्तावेज से लिए गए थे। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन भारत सिर्फ अंग्रेजों के छोड़े हुए ढांचे की नकल नहीं कर रहा था। नहीं, एक और, शायद उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर शक्ति काम कर रही थी, और वो थी स्वतंत्रता संग्राम की आग। ये दशकों का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं था। ये इस सवाल का जवाब खोजने के लिए भी था कि आखिर एक आजाद भारत दिखेगा कैसा। और वो सपना कुछ बहुत मजबूत खंभों पर टिका था: स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं थे। ये वो सिद्धांत थे जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जेल गए और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये नए भारत के लिए वो मूल्य थे जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। और यहीं पे बात कमाल की हो जाती है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के ठीक वही आदर्श सीधे हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये वो वादे थे जो आंदोलन ने भारतीय लोगों से किए थे और हमारे संविधान ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब हमारे पास दो बड़ी धाराएं हैं, एक ब्रिटिश राज से मिले सबक और दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के ऊंचे आदर्श। लेकिन इन सबको एक साथ एक किताब में कौन पिरोएगा? इसके लिए तो आर्किटेक्ट्स की, कारीगरों की एक टीम चाहिए ना, है ना? भारत के लिए ये टीम थी संविधान सभा। साल था 1946। जैसे ही ये साफ होने लगा कि ब्रिटिश राज अब खत्म होने वाला है, इस सभा को एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक काम सौंपा गया, एक नए देश के लिए रूल बुक लिखना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये आगे चलकर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनने वाला था। और ये कोई छोटा सा ग्रुप नहीं था जो एक बंद कमरे में बैठ गया हो। ये सभा बहुत ही विविध थी, जिसमें हिंदुस्तान के हर कोने, हर समुदाय और हर राजनीतिक सोच के लोग शामिल थे। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि संविधान सच में पूरे देश की आवाज बनेगा, जिसमें सबकी बहसें और असहमतियां भी शामिल होंगी। और इस बेहद मुश्किल काम को दिशा देने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो इस पूरे मिशन के चीफ आर्किटेक्ट थे। उनका जबरदस्त कानूनी दिमाग और सामाजिक न्याय के लिए उनकी गहरी लगन इस दस्तावेज को बनाने में सबसे अहम साबित हुई। अब देखिए, भारत के संविधान निर्माता थे तो बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन उन्होंने हर चीज को जीरो से बनाने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों ने पहले ही कई मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं, तो उन्होंने उनसे सीखने का फैसला किया।
ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। और उन्होंने सच में दुनिया भर से सबसे अच्छे आइडियाज को चुना। जैसे ब्रिटेन से उन्होंने सरकार चलाने का संसदीय तरीका लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकारों का शानदार विचार लिया, मतलब वो आज़ादी जिसे कोई सरकार छीन नहीं सकती। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए जो सरकार के लिए एक लक्ष्य तय करते हैं, और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा लिया। ये सचमुच में दुनिया के बेहतरीन विचारों का एक संगम था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सभा ये विशाल दस्तावेज बना रही थी, इतिहास एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ ले रहा था। 1947 में भारत को आखिरकार आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर, देश का विभाजन। इस भयानक घटना का संविधान के आखिरी रूप पर बहुत गहरा असर पड़ा। बंटवारे की हिंसा और उथल-पुथल ने संविधान निर्माताओं को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया। उन्हें एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो देश को हर हाल में एक साथ जोड़कर रख सके। इसी वजह से एक मजबूत, एकीकृत केंद्र सरकार और धर्मनिरपेक्षता के विचार को और भी ज्यादा मजबूत किया गया, ताकि ये पक्का हो सके कि धर्म फिर कभी देश को ना बांट पाए। तो जब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ मिलाया जाता है, औपनिवेशिक विरासत, आज़ादी की लड़ाई, दुनिया भर के विचार और बंटवारे का दर्द, तो क्या बनता है? तब सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बनता, तब एक राष्ट्र की आत्मा बनती है, जिसे इतिहास और उम्मीदों ने मिलकर गढ़ा है। तो ये सच में एक मिला-जुला रूप है। ये स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को औपनिवेशिक शासन के तजुर्बों से जोड़ता है। ये सामाजिक सुधारों की मांगों को दुनिया भर के बेहतरीन संवैधानिक विचारों के साथ मिलाता है। और इन सब के बीच में एक ही लक्ष्य था, एक ही बड़ा मिशन, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो संप्रभु हो, लोकतंत्रात्मक हो और सबसे जरूरी बात, अपने सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण हो। यही आखिरी मकसद था। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये दस्तावेज जो इतने संघर्ष, उम्मीद और समझौतों से बना है, आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये आज भी उन वादों को पूरा कर रहा है जो इसके बनाने वालों ने बहुत पहले किए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।